बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे जो है कैपेसिटर। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स के? करंट फ्लो करता है, पानी भी फ्लो करता है, लेकिन अगर पानी का फ्लो स्टोर किया जा सकता है, जैसे किसी भी कंटेनर में आप बहता हुआ पानी स्टोर कर सकते हैं, सिमिलरली एक फ्लो करने वाला चार्ज किस कंटेनर में स्टोर किया जाता है स्टूडेंट्स? उस कंटेनर का नाम है कैपेसिटर। इसका ओल्ड नेम कंडेंसर भी हुआ करता था, कंडेंसर। सो इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और यू कैन से इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर और इसकी टाइप्स पे आते हैं तो दो तरह के कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक फिक्स्ड कैपेसिटर्स और एक वेरिएबल कैपेसिटर्स। ऐसे सर्किट्स जहाँ पर आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो रिक्वायर होती, वहाँ पर हम फिक्स्ड कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करनी हो, जैसे एक सर्किट होता है LC ऑसिलेटर सर्किट। ये सर्किट आप लोग चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। ये सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करने के काम आता है, तो उसमें हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर की सिंपलेस्ट मेकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स के? आपको दो मेटल प्लेट्स हैं, यहाँ पर प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 जो है वो शो की गई है। इस प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ A है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं D से। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेशन होना जरूरी है। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि या इसमें एयर हो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, और बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि इसमें वैक्यूम कंडीशन हो। अब होता क्या है कि कैपेसिटर को एज अ कैपेसिटर कंसीडर करने के लिए ज़रूरी है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स का साइज़ है वो उसके दरमियानी जो डिस्टेंस है उससे ग्रेटर होना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर हम कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें और फिर स्विच करें क्लोज, तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स की जो पॉजिटिव टर्मिनल है, लेट्स से कि ये इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस प्लेट के ऊपर छोड़ देगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि जी ये जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टूडेंट्स इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। सो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर की एक प्लेट चार्ज होती है कंडक्शन से और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट चार्ज होती है इंडक्शन से। अब चूंकि ये चार्ज इस चार्ज के इफेक्ट की वजह से है, लिहाजा हम सिंपल एक ही प्लेट का चार्ज Q कंसीडर करते हैं। सो वी कम अक्रॉस द बेसिक इक्वेशन के लेट्स से हमारे पास वोल्टेज V है और कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो Q है, तो आवर एक्सपेरिमेंट शो दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज stored on the plates of a capacitor is directly proportional to the voltage. Okay, so Q is proportional to V. यहाँ से हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इमेजिन कर सकते हैं कि लेट्स से वी टेक Q along y axis and V along x axis, तो जो कि ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है, so by increasing the voltage the charge will increase linearly. But again अगर हम इन दोनों फैक्टर्स का यानी डेल Q और डेल V, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में डिवाइड करें तो वी गेट द स्लोप। अब ये स्लोप ऑफ द कर्व किसके बराबर है? पहले तो इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, देन व्हाट इज C? C इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कह लें या कैपेसिटी कह लें, यानी वो मिकदार चार्ज की जो ये कैपेसिटर स्टोर कर सकता है with area A and distance D. So now we will write C is equal to Q by V. First of all हम इसके यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इज नेम्ड एज फैरेड। फैरेड जो है ये याद रखना है, इट्स अ वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इतने ह्यूज अमाउंट में जो चार्ज स्टोरेज है
वो नॉर्मली ग्रिड स्टेशंस में यूज़ होती है, तो हम माइक्रोफैरड, पिकोफैरड्स, ठीक है, नैनोफैरड्स, इन यूनिट्स में जो सिंपली हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स में यूज़ होते हैं। सो आपने याद रखना है कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरड। उसके बाद इस इक्वेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में आपको ट्रिक किया जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। अब आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग आंसर देंगे जी चूंकि ये इन्वर्स रिलेशन बन रहा है तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स याद रखें, आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट निकाला है कैपेसिटेंस। सो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, दोनों लीनियर अमाउंट में इंक्रीज करेंगे, सो देयर रेशो विल रिमेन सेम, इनकी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स आप वोल्टेज बढ़ाते रहे, चार्ज बढ़ाते रहे, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इन दोनों की चेंज से चेंज नहीं होगी। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि हमें अगर एक ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटेंस चाहिए है तो हमें किन पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा, एंड द आंसर इज जियोमेट्री ऑफ कैपेसिटर। इसी तरह आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा कि द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। इस ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यही कैपेसिटर हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसके ऊपर उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी है। मतलब मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में डेरिवेशन करूंगा, आप उसे बुक से पढ़ेंगे तो आप उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उसमें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें एक आपने स्टूडेंट्स Q की वैल्यू फाइंड कर लेनी और एक आपने V की वैल्यू फाइंड कर लेनी। अब Q की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, चूंकि प्लेट्स एरिया रखती हैं और एरिया पे चार्ज एक्यूमुलेटेड है, सो वी हैव एन इक्वेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो फ्रॉम हियर द चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरिया, तो ये हमें मिल गई वैल्यू ऑफ Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू V ओवर D। यहां से वोल्टेज की इक्वेशन E इंटू डी बन जाएगी। अब गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्टूडेंट्स वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। सो अगर हम E की ये वैल्यू इस जगह रिप्लेस करें तो वी गेट V इज इक्वल टू सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ अगेन रीराइट द इक्वेशन नंबर 1, C इज इक्वल टू Q बाय V। Q की वैल्यू आप लिखेंगे सिग्मा A और V की वैल्यू आप लिखेंगे सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस विद अ वैक्यूम कंडीशन विल बी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यानी अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हवा भी मौजूद नहीं है, इंसुलेशन है विद वैक्यूम, तो वैक्यूम कंडीशन में जो कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस है वो एरिया पे डायरेक्टली है, यानी C is directly proportional to area. C is directly proportional to permittivity or relative permittivity and C is inversely proportional to the distance between the plates. यानी आप प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें, यानी साइज ऑफ प्लेट्स इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को और कम कर दें तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। एंड वन बिग थिंग कि अगर आप इन प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं, ऐसा मीडियम जो डाई इलेक्ट्रिक हो, इंसुलेटेड मीडियम हो, लेट्स से वी प्लेस अ मीडियम है, तो इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस की वजह से भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वैक्यूम कंडीशन है, बट इन केस अगर हम कैपेसिटर में कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो आंसर आएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D। यानी अगर हम कोई वैक्यूम या एयर के अलावा कोई और इंसुलेटेड मटेरियल यहाँ पे प्लेस करते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन ये बता रहा है कि कैपेसिटेंस पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करें, C मीडियम को C वैक्यूम पे डिवाइड करें, C मीडियम ओवर C वैक्यूम, ये आपने डिराइव कर लेना है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा एप्सिलॉन R। सो द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद द मीडियम
to the ratio of capacitance with vacuum is equal to the relative permittivity। ये भी एक मेथड है जिससे हम डिफरेंट इंसुलेटर्स के relative permittivity की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एंड फाइनली वी कैन सिंपली से दैट द मीडियम capacity is equal to epsilon r times the capacity with the vacuum। तो ये स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें थ्योरी एज इट इज आपने चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना है, आई एम जस्ट यूजिंग द थ्योरेटिकल वर्क। तो यहाँ तक हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर का, उसमें हम ये देखेंगे कि आखिर जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम की मौजूदगी की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से किस तरीके से इफेक्ट होती है और क्यों हम कहते हैं कि हमेशा डाइलेक्ट्रिक की जो मौजूदगी है वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करती है। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा पार्ट था हमारे पास के कैपेसिटेंस विद अ मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, एंड वी ऑब्जर्व द फैक्ट that capacitance can be increased by introducing a dielectric medium between the plates। सबसे पहले तो एक वर्ड अंडरस्टैंड करना है अपने डाइपोल। अगर आपके पास क्या किया जाए कि दो चार्जेस, एक पॉजिटिव Q और एक इतनी ही अमाउंट का चार्ज नेगेटिव Q, इनको एक डिस्टेंस d से सेपरेट कर दिया जाए, तो फिर ये जो ओरिएंटेशन है चार्जेस की, इसको डाइपोल का नाम देते हैं। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d फॉर्म्स अ डाइपोल। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइपोल्स बनते हैं, इस तरह की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनती है, तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट किसके साथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज नेम्ड एज डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। इन ऑर्डर टू फाइंड, तो आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ लेना है चार्ज, कोई एक चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले सकते हैं और उसको दोनों के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह कैपेसिटेंस बढ़ती है बाय द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो उसमें सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये मॉलिक्यूल से या एटम से बना हुआ। अब इन मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर्स कंसाइड करते हैं, यानी ये सब के सब चार्जेस एक दूसरे के साथ एक तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहे हैं और इनके सेंटर्स भी आपस में कंसाइड कर रहे हैं। यूं इस तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि डाइपोल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि जो पूरा डाइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक, सेंटर्स कंसाइड करने का मतलब ये है, जैसे ये फर्ज कर ले पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज उस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों के सेंटर्स क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही सेंटर को फॉलो कर रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन a dielectric is placed in an external electric field। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब हम इसको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, और ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, जिससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स जो पहले इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड नहीं थे, यानी इनके सेंटर्स कंसाइड कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, डिफरेंट अट्रैक्शंस की वजह से, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो सेंटर्स की कोइंसिडेंस है या इनका सेंटर्स का मिलना है वो खत्म हो जाएगा, यानी फिर अब इनके सेंटर्स इकट्ठे नहीं रहेंगे। नेगेटिव विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव, पॉजिटिव विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द नेगेटिव। सो ये जो पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह के डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस फिनोमेना को हम कहेंगे कि जो डाइपोल है, वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो गया, माइनस प्लस एंड सो ऑन। अब कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D।
एंड इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब अगर क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी उसमें सबसे पहले देखें कि एक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाली प्लेट्स की वजह से, इसे हम नाम दे देते हैं ई एक्सटर्नल। और अब जरा डाइलेक्ट्रिक को भी गौर से देखें तो डाइलेक्ट्रिक की ये सारी साइड पॉजिटिव हो गई है और ये सारी साइड नेगेटिव, यानी डाइलेक्ट्रिक ने भी एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है बट वो एक्सटर्नल की ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब हमने ये देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में क्या काम कर रही है, वो है ई एक्सटर्नल चूंकि वो ग्रेटर है माइनस ई डाइलेक्ट्रिक। सो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। इट मीन्स अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि सिग्मा का फैक्टर भी कम हो गया, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई डी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज रिड्यूस्ड, इट मीन्स जो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स है वो भी रिड्यूस करेगा। और यहां से आ जाए, इफ वोल्टेज इज रिड्यूस्ड देन द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सो अगेन लिसन, कैपेसिटेंस इज Q by V। जब इन प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी E एक्सटर्नल। पोलराइजेशन की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई विच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले से कम हो जाएगी। E के कम होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, E के कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स कम होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इट्स सिंपल कि द कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज। सो आपने एक चीज रिजल्ट आउट ज़हन में रखनी है कि जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी है, ये डाई इलेक्ट्रिक ऑयल भी हो सकता है, ग्रीस भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर मटेरियल, उसकी प्रेजेंस से याद रखना है जो कैपेसिटेंस है इट विल ऑलवेज इंक्रीज इफ यू विल ऐड अ वैल्यू ऑफ ग्रेटर रिलेटिव परमिटिविटी। सो दैट वाज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स।